हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैंने जो है सीरीज स्टार्ट की है सीडीपी पेपर 2। आपने देखा होगा सीडीपी पेपर 2 में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि मोस्टली जो यूट्यूब पर जो लोग हैं आपको सीडीपी पेपर 1 के क्वेश्चंस कराते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहती हूँ, देखिए सीडीपी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिलेबस देख लीजिए एक बार। आप गलती यही करते हैं कि सिलेबस नहीं देखते हैं, ठीक है। सिलेबस देखिए आप, तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप बोलेंगे मैम फ़र्क क्या होता है फिर पेपर 1 पेपर 2 में? फ़र्क ये होता है कि जो पेपर 2 के वो क्वेश्चन होते हैं आपके थोड़े से उनका लेवल अप रहता है, यानी कि थोड़ा सा टफ आप बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा लेवल अप रहता है पेपर 1 की कंपैरिजन में। पेपर 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब सिलेबस सेम है, ठीक है, जब आप थोड़ी उसके लेवल अप वाले क्वेश्चंस कर लेंगे किसी चीज़ के, तो जो लोअर लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यही सोच करके ये सीरीज स्टार्ट की है कि अगर पेपर 2 के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो पेपर 1 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। ये चीज़ आप जो है जब मैं 10 से 12 वीडियो आपको करा दूंगी, ठीक है, क्लासेस करवा दूंगी, उसके बाद चेक करना और पेपर 1 के क्वेश्चन लगाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज ही हमारी इसी सीरीज में क्लास 3 है, सीडीपी की क्लास 3 है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम रोज डेली देख रहे हैं क्लास 1 क्लास 2 में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है और क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एक लाइक तो मैं जो है डिजर्व करती हूँ आप, ठीक है, आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। एक समान, क्या सभी का विकास एक जैसा होता है? आप मुझे ये बताइए, क्या सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं? क्या सभी की सीखने की स्पीड एक जैसी होती है? तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी एक सवाल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत व क्रम अनुसार, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत होती है हम सभी के विकास की प्रक्रिया, यानी कि सबका जो विकास होता है हम सभी देखिए आपस में अलग अलग होते हैं। हम सभी का विकास का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। क्रम अनुसार, क्रम अनुसार का मतलब है यहाँ पर क्रम से होता है, यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, पहले घुटनों के बल चलता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो चलना सीखता है। ऐसे ही वो पहले छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखता है, उसके बाद जो है बड़े बड़े वाक्य बोलना सीखता है। तो ये एक क्रम के अनुसार होता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा सीधा जन्म होने के बाद जो है सीधा चलने लग जाता हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये क्या होता है, क्रम से चलता है, ठीक है। और हर बच्चे की जो है विकास की प्रक्रिया अलग होती है। कोई धीमी गति से चीज़ों को सीखता है, कोई जो है अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का सिद्धांत का क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा 1। विकास की जो प्रकृति है वो क्या है, गतिशील है। विकास केवल हेरिडिटी से निर्धारित होता है, बिल्कुल गलत। ये देखिए, अगर आप ये वीडियोस को सीरीज को फॉलो कर रहे हैं क्लास 1 से, ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक है, प्रीवियस क्वेश्चन से जुड़ी हुई ऑप्शन आपको मिलते हैं। विकास केवल पर्यावरण, बिल्कुल गलत। विकास पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों द्वारा निर्धारित होता है, ना कि किसी एक द्वारा। जब भी आपको केवल वर्ड दिख जाए ना, वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं हो सकता। विकास स्थिर और नियत है। क्या विकास जो है स्थिर हो जाता है एक जगह पर आकर के? अभी भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और आगे जब तक हम इस यहाँ पर रहेंगे, जब तक हमारी लाइफ है, तब तक जो हमारा विकास है वो होता रहता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, हमारा जीवन भर होता है। और जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, हमारी एक लिमिट तक होती है, यानी कि क्या अब आपकी हाइट बढ़ रही है इस एज पर आकर के, नहीं बढ़ रही ना, तो दैट इज कॉल्ड वृद्धि, जो आपकी शारीरिक यानी बॉडी से रिलेटेड होती है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो सिद्धांतकार हैं वो क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो क्रांतिक अवस्था होती है वो क्या होती है? क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है, ये जो इसमें जो सिद्धांतकार थे वो ये मानते थे कि जो आपका विकास होता है उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है। जैसे कि मान लीजिए, इनका मानना है कि 0 से 5 साल तक जो बच्चा है वही अच्छे से सीख सकता है, उसके बाद जो है बच्चा अच्छे से नहीं सीख सकता। लेकिन जो संवेदनशील अवधि है वो ये कहती है कि हाँ, 0 से 5 तक बच्चा अच्छे से सीखता है। मतलब अगर इस एज में जो है अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप जो है इंग्लिश को सीख पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी आप सीख सकते हैं। ये कौन कहता है? ये संवेदनशील अवधि कहती है कि इसके आगे भी आप सीख सकते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या अब आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं? थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इस एज में सीखते तो आप जल्दी सीख जाते, ठीक है। तो आई होप कि इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन है ये। आई होप कि इसका आंसर सभी बता देंगे। नरेश और मुकेश आयु में लगभग बराबर है, यानी कि उनकी एज सेम है लगभग, ठीक है। लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास में अंतर है, यानी कि दोनों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, और जो उनका सामाजिक विकास है, उन दोनों में डिफरेंस है। ये किस सिद्धांत के कारण होता है? तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। वो दोनों आपस में क्या होंगे, हर व्यक्ति देखिए अलग अलग तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो चाहे संज्ञानात्मक विकास हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कथन और तर्क वाला क्वेश्चन। तो कथन पढ़ते हैं, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी जो होती है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ आनुवंशिकता को। तो देखिए सिर्फ आनुवंशिकता इसमें रोल प्ले नहीं करती है, इसमें हमारा पर्यावरण भी आता है, हमारी संस्कृति भी आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। तर्क क्या दे रहे हैं उसको पढ़ते हैं हम, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। बिल्कुल गलत। पर्यावरणीय कारक का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, ठीक है, आपका सोसाइटी हो गया, समाज हो गया, आपका आस पड़ोस हो गया, ये सभी क्या है, पर्यावरणीय कारक में आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपका डेवलपमेंट में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है ना। स्कूल में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इवन, ठीक है, आपकी फैमिली में भी सीखते हैं, आपके आस पड़ोस से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन होता है वो कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, तो समाजीकरण आई होप कि आप सभी जानते होंगे, मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। समाजीकरण क्या होता है, समाज में रहकर के हम समाज के कानून नियम को चीज़ों को सीखते हैं, समाज में रहकर जो व्यवहार करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने के कौशल प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार जो है विकास हमारा चार अवस्थाएं बताई गई थी। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा विकास है, एक बच्चे का विकास जो है 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये चारों अवस्थाएं आपको दे रखी हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक। इन स्टेजों में इन्होंने एजेस भी बताई थी, 0 से 2 साल, ये 0 से 2 और ये 2 से 7 साल, और ये इसमें बच्चा होता है 7 से 11 साल का, इसमें बच्चा होता है 11 से ऊपर की साल का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई थी कि संवेदीगामक में बच्चा किस तरीके से सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक कैसे सीखता है। तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। आप कहेंगे तो ये थ्योरी मैं भी पढ़ा दूंगी, मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई भी है। ठीक है, तो बच्चे अनुमान लगाने, अमूर्त चिंतन, देखिए अमूर्त चिंतन का मतलब है अपने माइंड में थिंकिंग कर पाना, ठीक है, किसी चीज़ का अनुमान लगा पाना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हम जो है 11 साल के बाद ही करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है यानी कि उसको मॉडिफाई करता है, तब वह प्रोसेस क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समायोजन, जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका, मैं आपको बता दूं ये जीन पियाजे ने दिया था आपका अकोमोडेशन, समायोजन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीमा क्या होता है, स्कीमा आप सभी जानते होंगे, हमारे ज्ञान का भंडार होता है, यानी कि हम कैसे खाते हैं, हमें कैसे ब्रश करना है, हमें कैसे चलना है, ये सभी जो है हम कैसे स्कीमा के थ्रू ही हम ये सब सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या है, हमारे ज्ञान का भंडार है, सब कुछ हमारे स्कीमा में ही होते हैं, हमारे माइंड में होता है ये। ठीक है, नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में, यानी कि जब हम कोई नई एक्सपीरियंस लेते हैं, जब हम कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे स्कीमा है उसमें हम जो है अपनी उस जानकारी को ऐड कर लेते हैं। जैसे इसके बारे में आपको किसी ने एग्जाम्पल भी दिया होगा कि बच्चे को बताया जाता है कि जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, और एक पूंछ होती है, वो बिल्ली होती है। ठीक है, बच्चे ने बिल्ली देखी तो उसको बता दिया गया कि जिसके 4 पैर और एक पूंछ होती है वो बिल्ली होती है। लेकिन उसने आगे जाकर के ऐसा ही एक कुत्ता देखा और देखा कि इसके भी 4 पैर हैं और इसकी भी जो है एक पूंछ है, तो ये भी बिल्ली होगी, लेकिन वो बिल्ली नहीं है, वो कुत्ता होता है। तो फिर उसको बताया जाता है कि बिल्ली होती है म्याऊं करती है और जो कुत्ता होता है वो कैसे भौं भौं करके भौंकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर वो क्या कर लेता है, अपने स्कीमा में चेंज कर लेता है और अपने स्कीमा में बिठा लेता है। तो ये हमारा हो गया समायोजन, अकोमोडेशन वो कर लेता है। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं। आत्म केंद्रिता का मतलब है यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म के क्या मायने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस जीन पियाजे से पूछे गए हैं। तो देखिए ये थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपकी जीन पियाजे की, दूसरी आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी और तीसरी आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, इनको तो आपको बिल्कुल 1% भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म यानी कि आत्म केंद्रिता, यानी कि खुद ही चीज़ों को अपने आप से एनालिसिस करना, दूसरों के दृष्टिकोण को उतना महत्व नहीं देना। ठीक है, अपनी दृष्टि से देखना दूसरों की चीज़ों को, तो वही हमारा क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार ब्लैंक किसका संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका सांस्कृतिक परिवेश। देखिए SCL 3 चीज़ें हैं। S से आपका हो गया सोसाइटी, C से आपका हो गया कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति, ठीक है, L से आपका हो गया लैंग्वेज यानी कि भाषा। जब भी ये 3 वर्ड आपको दिख जाएं, ठीक है, तो वो किसने दिए हैं, लेव वाइगोत्स्की ने दिए हैं। ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की ही कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों का जो है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। किस किसका, SCL सोसाइटी का, हमारे कल्चर का और हमारी लैंग्वेज यानी कि हमारे भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है उसको, यानी कि इनका मतलब है कि सहयोग, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना, इसको जो है क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप कि सबने इसका आंसर कर दिया होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 चरण जो है प्रतिपादित किए थे। ठीक है,
और अगर अवस्थाओं की बात की जाए कितनी अवस्थाएं दी थी, तो 3 अवस्थाएं दी थी। इन 3 अवस्थाओं में एक एक अवस्था के 2-2 चरण थे। तो 3 अवस्थाओं के अगर 2-2 चरण होंगे हर एक अवस्था के, तो 6 चरण आपके टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानून और व्यवस्था अधिनियम। इसको हम लॉ एंड ऑर्डर स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये माना जाता है, व्यक्तियों का मानना ये है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि हम जाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स की ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हमारी सोसाइटी में एक अरेंजमेंट हो पाएगा? क्योंकि जब ट्रैफिक रूल नहीं होगा तो कोई भी किसी भी टाइम निकल रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, तो जो एक सोशल ऑर्डर है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इनकी सारी स्टेजेस आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों यानी कि डांसर्स, धावकों यानी कि एथलीट्स जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, और अभिनेताओं यानी एक्टर्स के पास कौन सी बुद्धि होती है, ये आपको बताना है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है ये बताया था, इनका जो थ्योरी था उन्होंने ये बताया था, बुद्धि का थ्योरी था इनका, और इन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे स्थानिक हो गया, भाषाई हो गया, शारीरिक गति, संवेदनात्मक, एक अंतर्वैयक्तिक है, एक अंतर्वैयक्तिक है, ठीक है, एक संगीत वृद्धि है, म्यूजिकल, ठीक है। तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, यानी कि बॉडी से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली डांसर्स क्या करते हैं, उनका एक्सरसाइज वगैरह होता है, एथलीट्स यानी खेलते हैं, उनसे उनका बॉडी अच्छा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, यानी कि एक टीचर क्या कहता है, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आपका हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता। देखिए शिक्षा कक्षा क्या होती है, को एजुकेशन, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, ऐसी क्लास को हम को एजुकेशन क्लास यानी कि सह शिक्षा कक्षा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो कह रहे हैं कि पुरुष बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। इससे पता चल रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि लड़कियां जो है कुछ अलग तरीके के गुण करती हैं और पुरुष जो है कुछ अलग तरीके के गुण करते हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके की धारणा बना लेना कि लड़कियों को ये काम करना है या फिर लड़कों को यही काम करना है, यही हमारी जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको अभी कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल परसों जब मैंने क्लास ली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में रिपीट होती रहेंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आकलन का मतलब है असेसमेंट करना, बच्चों के बारे में जानना, उनका टेस्ट लेना, ठीक है। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना करना, कंपैरिजन हमें बच्चों में नहीं करना है कि एक बच्चे से बोल दिया है कि आप इससे होशियार हो या आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, ठीक है, ये हमें नहीं करना है। आकलन का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो चिंता और देखिए चिंता, भय, डर, दंड, ये सब उनको नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आकलन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। आपको तरह तरह की जो चीज़ें हैं यूज़ करनी चाहिए असेसमेंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट पर लेते हैं, आकलन बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। स्व मूल्यांकन का मतलब है खुद से इवैल्यूएशन करना, ये होना चाहिए, उसमें लिखा है नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें अलग अलग तरीके से टेस्ट जो है लेना चाहिए। ओरल आप आकलन कर लिया बच्चों से पूछ करके, टेस्ट के थ्रू आपने आकलन कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? नहीं लग गया, यानी कि हमें समावेशी शिक्षा के बारे में नेगेटिव ऑप्शन यहाँ पर देखना है। तो विभेदित निर्देश, यानी कि समावेशी शिक्षा में देखिए अलग अलग जो है क्षेत्रों से लोग आए हुए होते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट की जो है सीखने की क्षमता अलग होती है, ठीक है। तो अलग अलग यानी कि विभेदित, यानी कि अलग अलग निर्देश, उनको अलग अलग तरीके से जो निर्देश उनको दिए जाएंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, यानी कि यूनिवर्सल सभी के लिए होना चाहिए। और पृथकीकरण नामकरण, देखिए पृथकीकरण सेग्रीगेशन उनका हमें नहीं करना है, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सहयोग पूर्ण अधिगम हमें करना चाहिए, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि से यहाँ पर मतलब है ऐसे स्टूडेंट जो कि सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है। किसी न किसी कारण की वजह से जो है वो स्कूल से प्रॉपर एजुकेशन का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की बात की जा रही है। तो सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित, यानी कि डिमोटिवेट हमें बच्चों को नहीं करना है, मोटिवेट करना है। नेक्स्ट, केवल, देखिए केवल वर्ड आ गया, ये गलत हो गया। केवल वंचित समूह के बच्चों को अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा लास्ट ही ऑप्शन सही होगा, अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित, यानी कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। और पहले आपको टीचर को जो है खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, फिर बच्चों से कहना चाहिए उन सभी के अपने एक्सपीरियंस को जो है साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक गतिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को समायोजित करने के लिए विद्यालयों को
पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। यानी कि ऐसे बच्चे जो आपकी बॉडी से रिलेटेड दिव्यांगता से ग्रसित हैं, यानी कि किसी के पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है ना, तो उनके लिए जो है क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वही आपको बताना है। कैसी सुविधा देनी चाहिए? पहिया और कुर्सी, व्हील चेयर देनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये आपका, ठीक है। जो चलने में असमर्थ हैं उनको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वॉकर हेल्पफुल रहेगा। हैंड रेल के साथ रैंप, ठीक है, जो हैंड में दिया जाता है वो भी हेल्पफुल रहेगा। ब्रेल प्रणाली, देखिए ये आपका गलत हो गया, ये आपका शारीरिक यानी कि जो बॉडी से जो है परेशान होते हैं बच्चे उनके लिए नहीं होता है। ये ब्रेल प्रणाली जो है आँख जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, दृष्टिबाधा वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है। और ये चौथा आपका उभरा हुआ टाइल, ये भी आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो टाइल्स होते हैं वो एक तरीके से किसी फील्ड को इंडिकेट करते हैं, एक रास्ता इंडिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे बच्चे जो है उसके थ्रू जो है पहचान करके वहाँ तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो चौथा और पाँचवा जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, ना कि शारीरिक गतिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 1, 2, 3, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता से ग्रस्त छात्रों की विशिष्ट पहचान आवश्यकता है? अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि उनको सीखने में, चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों की कौन सी इसमें से पहचान है वो आपको बताना है। तो पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में यानी कि बोलने में गलती करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे यहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड है, यही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप दूसरा देख सकते हैं, 2 फुट की दूरी की परे चीज़ें नहीं देख सकते, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का नहीं, ये बच्चे दृष्टिबाधित यानी कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी एक ही गति क्रिया को बार बार करना, तो ये मोटर से रिलेटेड है, मोटर डिसऑर्डर या फिर न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है उससे रिलेटेड है। 70 dB की ध्वनि नहीं सुन सकते, तो ये आपको श्रवण बाधिता यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उससे रिलेटेड है। लर्निंग से रिलेटेड ओनली आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? यानी कि बच्चे जिसमें खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऐसी कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। यानी कि जब आप उनसे पूछताछ करेंगे, बच्चे खुद से जांच करेंगे, खोजबीन करेंगे, तो उसमें वो क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हैं निष्क्रिय श्रवण, निष्क्रिय वर्ड यहाँ पर गलत है, एक्टिव होने चाहिए। आप यहाँ पर सक्रिय दिख रहे हैं तो इसका उल्टा यहाँ पर कैसे हो सकता है? प्रतियोगिता को यानी कि कॉम्पिटिशन को बिल्कुल भी बढ़ावा आपको नहीं देना है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा तो ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए एक स्टूडेंट को? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, निपुणता उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, यानी कि हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या परसेप्शन है किसी चीज़ के बारे में, क्या धारणा है, वो जो है हमारी लर्निंग पर एक महत्वपूर्ण इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, अफेक्ट डालती हैं। इनमें निम्न में से कौन सी धारणा अधिगम पर सकारात्मक रूप से प्रभावित है, यानी कि पॉजिटिवली उसको प्रभावित करती है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि देखिए हम अगर प्रयास करेंगे तो अच्छा भी करेंगे, जैसे अगर सीटेट का ही ले लो, है ना, और जब हम जो है हार्डवर्क नहीं करेंगे, नींद प्याजे की थोड़ी पढ़ेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे बुरे अंक आएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऐसा सोचना कि शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र का ही निर्माण करते हैं तो हम तो अच्छा इसमें कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे लाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऑब्वियसली आपके मार्क्स कम आएंगे। मुझमें जन्मजात कोई क्षमता मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल गलत। हमारे अंदर जन्मजात बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बस हमें उनको बिल्ड करना होता है। नेक्स्ट, भूगोल शास्त्र में मेरे कभी अच्छे अंक नहीं आए और प्रयास करने पर भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। जैसे आज भी कुछ लोग मैथ्स के बारे में सोच लेते हैं कि मेरा मैथ्स स्टार्टिंग से अच्छा नहीं है और अच्छा भी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मैथ्स में भी कोशिश करेंगे तो वो सब्जेक्ट भी आपका अच्छा हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव रूप से प्रभावित वाला बोला था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। रचनावाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट है। अधिगम में अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्निंग है उसमें लर्नर यानी कि लर्नर जो सीखते हैं, ठीक है, अधिगमकर्ता उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में स्वयं की समझ का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप दूसरा देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल भी नेगेटिव लग रहा है, यहाँ पर प्रत्यास्मरण होगा ये, ठीक है, यानी कि रिकॉल करना, चीज़ों को रटना, उनके माध्यम से जानकारी और परीक्षण को याद करना, रटना, ये सभी नेगेटिव होते हैं। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका यानी कि टीचर जो है उसका एक रोल होना क्लास में, ठीक है, तो वो गलत हो गया आपका। निष्क्रिय वर्ड आपको बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। शिक्षिका का प्रभुत्व का मतलब है यानी कि शिक्षिका जो है वहाँ पर अपना रोल जमा रही है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करे जा रही है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है।
बाकी तीनों गलत। जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। संज्ञान और संवेग जो है आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए संवेग का मतलब है यहाँ पर इमोशन, संज्ञान का मतलब है आपका मेंटल यानी कि आपके दिमाग से। जब आपसे कोई कुछ गलत बोल देता है तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में वो बात जाती है, ठीक है, फिर हमारा दिमाग जो है क्या करता है, दिमाग में हम उस चीज़ को बार बार सोचते हैं कि उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इमोशनल, यानी कि हम इमोशनल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम रोने लग जाते हैं। अगर हमसे कोई अच्छी बात करता है तो हम हंसते भी हैं, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है और जो इमोशंस हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पे। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ जो हम अपनी क्लास को आज फिनिश करेंगे। तो देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक उपनागम क्या सुझाव देता है? यानी कि जब हम कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है गलत भी आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट रहेगा। जो भी उनके मन में जो भ्रांतियाँ आ रही हैं उनको अनदेखा कर देना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे अंदर जो मिसकॉन्सेप्ट बन रहे हैं उनको अनदेखा करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है, उनकी बातों को क्लियर करना है, उनको समझना है। उन्हें निष्क्रिय रूप से रटने के लिए कहना, तो रटना, निष्क्रिय वर्ड, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। दंड देना, विद्यार्थियों को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना, ठीक है। तो अब इसलिए लास्ट ऑप्शन बचा वही हमारा सही होगा। विपरीत परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी कि डिस्कशन करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे जिस बारे में भी वो उनकी भ्रांति बनी हुई, उनको डाउट है, उस चीज़ का सॉल्यूशन कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से ऐसी ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे वो भी लोग अपना प्रिपरेशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।